एक्लेजिया क्या होता है? एक्लेजिया ये होता है कि ये आपकी है एसोफिगस, ठीक है। और एसोफेगस में ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये वाला लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ जो आपके होते हैं ना वो न्यूरोप्लक्सस होते हैं, इन्फेक्शन से या इडियोपैथिकली वो प्लेक्सस जो होते हैं वो उनका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह वजह से जब आप फूड लेते हैं तो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली तो रिलैक्स करता है, फूड नीचे जाती है, ऊपर से फूड नीचे तब जाएगी जब नीचे से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा। तो इडियोपैथिकली इसका प्रॉब्लम हो गया, ये रिलैक्स नहीं कर रहा और इसका प्रेशर बढ़ चुका है, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि आपको जो है वो कहता है इडियोपैथिकली, इडियोपैथिकल ऑफ द नॉर्मल न्यूरल स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, वो काम नहीं कर रहे होते और इनएबिलिटी टू रिलैक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। जो डिस्फेजिया होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ता जाता 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 है, इस तरह बढ़ता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जब होता है तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का इकट्ठा होता है। जब भी कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा, दो चीजें हो सकती है ना, एक यहाँ ब्लॉकेज है, कैंसर है, तो ब्लॉकेज एक जैसी रहती है। जो ब्लॉकेज वाली चीजें होंगी वहां जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी वहां पहले डिस्फेजिया डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग सॉलिड को होगी, और फिर प्रोग्रेसिवली उसको उसके बाद लिक्विड की भी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। डॉक्टर साहब पहले तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, लेकिन मैं पानी बहुत अच्छी तरह पी लेता था, लेकिन अब मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता। तो सॉलिड टू लिक्विड, ये होती है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में। लेकिन जब मोटिलिटी का प्रॉब्लम आएगा, एसोफेजियल स्पैज्म है या एक्लेजिया, इसमें मोटिलिटी मोटिलिटी का प्रॉब्लम है। इसमें जो होगी वो डिस्फेजिया होगा, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों का इकट्ठा होगा। डॉक्टर साहब ना तो खाना खाया जाता है, ना मैं रोटी खा सकता हूँ, और ना मुझसे पानी पिया जाता है। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन जब शुरू होगा तो वो दोनों का इकट्ठा ही होगा। तो ये आपका एक्लेजिया। अगर कैंसर होगा तो कहेगा पहले उसे वो सॉलिड नहीं खाया जाता था, अब उसे लिक्विड पानी भी नहीं पिया जाता, तो वो आपसे समझना है कि ये कैंसर की बात कर रहा है। और जब वो कहेगा कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के ही उसे डिस्फेजिया हुआ, लेकिन अब प्रोग्रेसिव बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको एक्लेजिया की बात कर रहा होगा। तो देखें जी, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा टू बोथ सॉलिड एंड फ्लूइड, मोर टू फ्लूइड। रीगर्जिटेशन होगी, और मतलब कि वो रीगर्जिटेशन क्यों होगी? क्योंकि देखें ये फूड आपने खाई है और आपका ये स्फिंक्टर रिलैक्स ही नहीं कर रहा, तो जो फूड खाई है वो तो इधर जमा होगी, फिर बाहर निकलेगी, रिगर्जिटेशन होगी। रिगर्जिटेशन होने की वजह से उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। एक तो डिस्फेजिया सॉलिड और लिक्विड का दोनों का इकट्ठा होगा, और दूसरा उसको एस्पिरेशन निमोनिया की प्रॉब्लम भी आ रही है, रिगर्जिटेशन हो रही है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। रीगर्जिटेशन लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीगर्जिटेशन इतनी कॉमन नहीं है उसमें, आपकी उसमें कैंसर में। इसमें वेट लॉस, खाना तो आगे जा नहीं रहा, तो वेट लॉस तो होगा, वेट लॉस होगा, खाना तो आगे नहीं जा रहा। और रिकरेंट यूटीआई होता है, ठीक, रिकरेंट यूटीआई होता है क्यों? कि भाई इधर से फूड इधर जा रही है, सॉरी रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मैंने, और एस्पिरेशन निमोनिया होता रहता है रिजल्टिंग फ्रॉम अनट्रीटेड, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया। नक्चर्नल इनहेलेशन ऑफ द मटेरियल लॉज इन द एसोफेगस, जो आपका मटेरियल इधर था रात को वो आपके लंग में चला गया, तो नॉक्टर्नल इनहेलेशन हो सकती है। और नो रिलेशन विद, इसमें कोई अगर कैंसर का पेशेंट होगा, क्योंकि कैंसर का पेशेंट भी इसी तरह प्रेजेंट करता है कि डिस्फेजिया हो रहा है, लेकिन उसमें डिस्फेजिया पहले सॉलिड का होता है फिर लिक्विड का होता है। लेकिन आपने हिस्ट्री देखनी होती है, उसमें अल्कोहल की हिस्ट्री होती है और उसमें टोबैको की हिस्ट्री होती है, तो फिर ये कैंसर की तरफ जा रहा है। अगर वो डिस्फेजिया के साथ आपको अल्कोहल और टोबैको की हिस्ट्री दे रहा है, तो वो कैंसर की तरफ, एसोफेजियल कैंसर की तरफ जा रहा है। लेकिन एसोफेजियल कैंसर में पहले सॉलिड का डिस्फेजिया होता है फिर लिक्विड का होता है। जब वो एक्लेजिया की देगा तो वो कहेगा जी प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है, तो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इकट्ठे हुए शुरू थे, अब बढ़ता जा रहा है। और ये है कि रीगर्जिटेशन भी होती है, और रात को उसको जो है ना वो कफ होती है, और ये चीजें होती हैं। तो फिर आपने कहना है इसका डायग्नोसिस, तो फिर वो पूछेगा डायग्नोसिस क्या है, तो आपने कहना है डायग्नोसिस जो है वो
इसका आप जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो करते हैं बेरियम सेवेलो, और उसमें आपको पैरट बीक या बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है। ये बहुत ही मजेदार ये पिक्चर मिलती है आपको, यानी कि उसका ये जो है ना, ये रिलैक्स नहीं कर रहा होता और फूड इधर जमा होती जा रही होती है, तो जो उस एसोफेगस ऊपर से डायलेट कर जाती है और नीचे से नैरो होती है। जिस तरह वो बर्ड बीक अपीयरेंस यहाँ इस तरह परिंदा होता है ना, तो बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है आपको। और जो इसका कंफर्मेटिव और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो मैनोमेट्रिक इन स्टडीज है। मैनोमेट्रिक स्टडी ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। और इसमें क्या होता है, जब आप मैनोमेट्रिक स्टडी करते हैं तो आपको ये जो लोअर एसोफेगस है इसका जो प्रेशर है वो रेज मिलता है। तो आपका ये टेस्ट आप कहते हैं लोअर एसोफेगस प्रेशर रेज है। तो आपने मैनेजमेंट ट्रीटमेंट किस तरह करनी होती है? ट्रीटमेंट में ये है कि आप डायलेशन करते हैं, यानी कि इसको फोर्सफुली डायलेट कर दें। यहाँ से प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ फोर्सफुली डायलेट कर दें। तो उसके लिए एक तो जो सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है वो है हेलर ऑपरेशन मायोटमी। निमोनिक डायलिटेशन भी होती है, ठीक है। निमोनिक डायलिटेशन में आप एक जो है ना वो एयर बलून होता है उसे डालते हैं और फोर्सफुली इसके अंदर जब वो एयर बलून जाता है, यानी कि ये एयर बलून है, एयर बलून है, एक बैलून सा बना होगा उसमें एयर बड़ी होगी, तो वो इसे ओपन कर देता है। तो ये है निमोटिक डायलिटेशन। जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो इसका सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो हेलर ऑपरेशन मायोटमी है। उसमें आप इधर कट लगा देते हैं, इधर आप कट लगाते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे वर्टिकली, तो वो और जो उसका वो थोड़ा लूज हो जाता है। अगर ये ना कर सकते हो तो आप बाटोलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं। बाटोलिनम इंजेक्शन जो है ये मसल रिलैक्सेंट होता है, ये मसल को कंट्रैक्ट नहीं करने देता, तो बाटोलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन ही भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो इसमें जो काम की चीजें थी वो क्या है जी? जो एक्लेजिया होता है वो प्रोग्रेसिव बहुत सॉलिड और फ्लूइड को एकदम जो है ना वो होती है। मोर लिक्विड को डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होती है और रिगर्जिटेशन होती है जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया होता है। और इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता। तो आप जो टेस्ट करते हैं, अच्छा इसमें अल्कोहल और अल्कोहल और टोबैको की हिस्ट्री नहीं होती है। अल्कोहल और टोबैको की हिस्ट्री और ये बताया हुआ हो कि पहले सॉलिड को डिस्फेजिया हुआ था फिर लिक्विड को हुआ, तो फिर वो कैंसर की बात कर रहे हैं। बेरियम स्वेलो आप टेस्ट करते हैं जिसमें बर्ड बी का पीनस मिलती है। आप जो इसका डायग्नोस्टिक और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो मैनोमेट्रिक स्टडीज है, और जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें आपने निमोनिक डायलिटेशन, और जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है हेलर ऑपरेशन मायोटमी। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप बार्टोलिन टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और वो कहता है कि एक डिस्फेजियल टू सॉलिड फर्स्ट देन लिक्विड, तो फिर एसोफेजियल कैंसर होगा, पहले सॉलिड फिर लिक्विड। और ये आमतौर पर जो पर्सन होगा वो एल्डरली होगा, जबकि एक्लेजिया में इतना एल्डरली नहीं होगा। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, तो अगर आप देख रहे हैं कि पहले उसको सॉलिड से हुआ डिस्फेजिया, सॉरी, पहले उसको सॉलिड से हुआ फिर लिक्विड को पहले पहले सॉलिड नहीं खाया जाता, अब लिक्विड भी नहीं खाया जाता। बूढ़ा पर्सन है, ओल्ड है, अल्कोहलिक है, टोबैको यूज करता है और टोबैको और अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो ये मोस्टली एसोफेजियल कैंसर की बात कर रहा होगा। जो आपकी है इसको हम करते हैं इसो, इसने लिखा हुआ है ओ से, ओ इसो से। अच्छा ये एक्लेजिया, जी जो आपका एक्लेजिया है, जी ये आपका एक्लेजिया है जो कि आपकी प्लेब की ने लिखा हुआ है इसको। तो प्लेब की किस तरह लिखती है? वो कहते हैं कि एक्लेजिया इन एबिलिटी टू रिलैक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ड्यू टू इडियोपैथिक लॉस ऑफ द नॉर्मल न्यूरल स्ट्रक्चर, जो कि
उधर प्लक्सस होते हैं आपके लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे। तो इंक्रीज लोअर एसोफेजियल रेस्टिंग प्रेशर, जो कि आप मैनोमेट्री में चेक करते हैं, रेस्टिंग प्रेशर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का रेज किया होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? एक्सरे बेस्ट इनिशियल आपका बेरियम स्वेलो ही है, लेकिन अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो आपको लार्ज डायलेटेड एसोफेगस मिलती है। लेकिन आपका जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो बेरियम स्वेलो ही है, जिसमें बर्ड बी का पेनिस मिलती है ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द एसोफेगस। तो और उसके बाद द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो है वो आपका एसोफेजियल मैनोमेट्री होती है, और इसमें आपको इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर मिलता है। तो जो ट्रीटमेंट है वो आपने डायलेटेशन करनी होती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की। तो उसमें निमोटिक डायलेटेशन है, और फिर उसमें मायोटमी है, हेलर मायोटमी। ठीक है, और अगर वो नहीं कर सकते तो आपने बॉटुलिनम टॉक्सिन ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जी इसे इसका दूसरा नाम है एक्लेजिया कार्डिया, और इनएबिलिटी टू रिलैक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। प्रेजेंटेशन क्या होती है? डिस्फेजिया होता है, टू सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इकट्ठा स्टार्ट होता है। रीगर्जिटेशन होती है जिसकी वजह से उससे रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है, और रेट्रोस्टेंडल चेस्ट पेन रहती है, और वेट लॉस होता है क्योंकि वो फूड ले नहीं रहा। तो जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो बेरियम स्वेलो है, उसमें आपको बर्ड बी का पेनिस मिलती है और डायलेटेड एसोफेगस मिलती है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो उसका मैनोमेट्री है, जिसमें आपको रेस्टिंग प्रेशर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हाई मिलता है। ये आप देख रहे हैं कि बेरियम स्वेलो करने के बाद आपको बर्ड बी को पीनस मिली, इस तरह बर्ड बी को पीनस बनती है ना, तो बर्ड बी को पीनस मिलती है। तो ये देखें, ये नॉर्मल पर्सन की जो लोअर एसोफेजियल फेगस है वो इस तरह होती है, जो क्लेजिया वाला पर्सन होता है उसकी लोअर एसोफेगस ये देखें, और ये लोअर स्फिंक्टर ओपन ही नहीं हो रहा, और ऊपर डायलेटेशन हुई पड़ी है। तो ऊपर एसोफेगस डायलेट की होती है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, एसोफेजियल कैंसर। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है जी, याद रखना, ये रिस्क फैक्टर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो ट्रीटमेंट है वो हेलर मायोटमी, जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो ये है। निमोनिक डायलिटेशन कर सकते हैं, अगर पर्सन जो है ना उसकी हेलर मायोटमी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना वो निमोटिक डायलिटेशन करते हैं, बैलून डालते हैं एयर का, वो उसे फोर्सफुली ओपन कर देते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, और एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ बॉटुलिनम टॉक्सिन लगाते हैं, जिससे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। आई होप कि अब आपको समझ आ ही गई है। नेक्स्ट जी, उसके बाद है एसोफेजियल स्पैज्म। जो एसोफेजियल स्पैज्म है ये क्या होता है? देखें, ये एक पर्सन है, ये उसकी एसोफेगस है। एसोफेजियल स्पैज्म में ये होता है कि उसको पेन होती है, उसे सवियर चेस्ट पेन होती है, और उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। और आमतौर पे डॉक्टर भी इसको हार्ट अटैक समझ लेता है, लेकिन उसको एमआई की पेन नहीं होती। इसकी पेन एसोसिएट कर रही होती है एंजाइटी के साथ। जब आप ईसीजी करवाते हैं वो नॉर्मल होती है, और इसको चेस्ट पेन हो रही होती है, ईसीजी करवाने पे वो नॉर्मल होती है, और जब वो स्ट्रेस में जाता है तो पेन होती है उसको, और सीवियर पेन होती है। ठीक है, आप उसको देखते हैं, वो यंग पर्सन होता है। आमतौर पे जो एमआई का पेशेंट होता है वो ओल्ड होता है, तो ये आमतौर पे यंग पेशेंट होता है, तो आप कहते हैं यार एमआई तो नहीं हो सकता। फिर आप उसको कोई उसका रिस्क नहीं होता, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कोई रिस्क नहीं होता, यंग पर्सन है, आप इंजाइम करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल आता है, और चेस्ट पेन है। और वो कहता है कि ये पेन जो है ये मुझे जब भी मैं परेशान होता हूँ उस वक्त होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जब एंग्जाइटी होती है उस वक्त होती है। तो ये आपने एसोफेजियल स्पैज्म की तरफ और ये डिस्फेजिया। और वो एक चीज और बता देते हैं, एक तो पेन होती है, चेस्ट पेन है, और साथ डिस्फेजिया। अगर डिस्फेजिया के साथ कोई पेन एसोसिएट करती है चेस्ट पेन, और वो जो चेस्ट पेन है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ उसकी एसोसिएशन है, और साथ उसको डिस्फेजिया भी है, तो ये आपका जो डायग्नोसिस है ये एसोफेजियल स्पैज्म बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपकी जो एसोफेगस की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो यकदम स्टार्ट होती हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि ऊपर से आपकी जो स्टार्ट हुई हैं वो ऊपर से ल्यूमन को नैरो करती हैं, तो जो फूड है वो आगे मूव करती है, तो ऊपर से नैरो, आगे से वो डायलेट होती जाती है, इस तरह आप चलते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि सडनली मल्टीपल सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है।
तो पेरिस्टालसिस से आगे तो मूव नहीं करती, लेकिन उसकी जो एसोफेगस है वो सडनली मुख्तलिफ पार्ट पे मल्टीपल, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन हो रही है। तो सिमुलटेनियसली एकदम मल्टीपल कंट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो और ये अनकोऑर्डिनेटेड होती हैं। कोऑर्डिनेटेड हो तो फूड आगे मूव करे, लेकिन ये अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं और फूड उधर की उधर ही रहती है, और उसकी वजह से उसको बड़ी पेन होती है। तो जो इसका डायग्नोसिस होता है वो आपने डायग्नोसिस किस तरह करना होता है, मैनोमेट्री जो आपने उधर की है ना, तो मैनोमेट्री जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि मल्टीपल सिमुलेटेनियसली कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं। ठीक है, और ये अनपेरिस्टालसिस अनकोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो जब आप ये मोनोमेट्रिक स्टडी करते हैं तो आपको हाईली हाईली इंटेंसिटी एंड डिसऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्टिंग वो आपको मिलती है मोनोमेट्रिक स्टडी, और ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। जब आप बेरियम स्वेलो करते हैं, आमतौर पर बेरियम स्वेलो आप पहले कर लेते हैं, तो ये इनिशियल के तौर पे आप कर लेते हैं, और इसमें आपको कॉक्सक्रू पैटर्न मिलता है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है कि कॉक्सक्रू पैटर्न इस तरह मिलता है कि इस ये आपके सामने उसने बताया भी हुआ है, इसको ये बनाया भी हुआ है, ये कॉक्सक्रू पैटर्न उसने दिखाया हुआ है जी। ये देखें, यहाँ से कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ से कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ से नैरो हो चुकी है, यहाँ से, तो अनकोऑर्डिनेटेड में कंट्रैक्शन हो रही है। तो ये बेरियम स्वेलो पे आपको कॉक्सक्रू पैटर्न मिलता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने हैं, निफिडीबिन देनी है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो डायलेट कर देंगे, कैल्शियम को ब्लॉक करेंगे, कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो एसोफेजियल स्पैज्म होता है, इसमें इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होती है और डिस्फेजिया होता है। तो याद रखें, इंटरमिटेंट चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिस्फेजिया। तो अगर कोई पेन आपको हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, और वो डिस्फेजिया के साथ एसोसिएट हो रही है, तो वो एमआई नहीं होगी। आप ये ना समझो उसके चेस्ट पेन हो रही है सीने में तो ये एमआई या हार्ट प्रॉब्लम है, उसको वो आपके एसोफेजियल स्पैज्म हो सकता है जी। और ये प्रेसिपिटेट करती है, ये पेन बाय कोल्ड लिक्विड, सर्दी से प्रेसिपिटेट हो जाती है, या एंजाइटी या स्ट्रेस जो है इसको प्रोवोक करते हैं, इससे डिस्फेजिया को और चेस्ट पेन को। पेन कैन सिमुलेट, यानी मिलती जुलती है एमआई के साथ, और बट नो रिलेशन विद एक्सर्शन। एमआई की पेन होगी तो वो सवियर हो जाएगी एक्सर्शन से, आप भागेंगे तो आपके दिल की जो हार्ट की धड़कन है तेज होने से आपकी हार्ट प्रॉब्लम की पेन सवियर हो जाती है। लेकिन इसमें आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पेन एक्सरबेट नहीं करती, इसका मतलब है ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम होता तो एक्सरसाइज करने से उसकी पेन एक्सरबेट करती, ज्यादा हो जाती, लेकिन नहीं हो रही, तो ये एसोफेगस का प्रॉब्लम है। और ये जो है रिलीव आफ्टर इंजेक्शन, अगर आप नाइट्रेट्स लेते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये पेन जो है ये डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म की है। तो आपको इंटरमिटेंट पेन होती है, डिस्फेजिया होता है, प्रेसिपिटेट करता है कोल्ड से, और इसका एक्सर्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मोनोमेट्रिक स्टडी इसकी जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, बेरियम स्वेलो में कॉक्सक्रू पैटर्न मिलता है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसकी वो ट्रीटमेंट ऑप्शन में आते हैं जी। प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम, तो प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम क्या होता है, प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम ये होता है, ये आपकी एसोफिगस है, और बाद लोगों को इधर एक वेब सा बन जाता है। ठीक है, ये वेब बनने से जो उसकी फूड है वो इधर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, तो नैरो होती है, आगे मुश्किल से जाती है। जब फूड आगे नहीं जाएगी तो उसको एचबी कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, आयरन आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इन लोगों में। ये क्या हो गया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, फूड आगे मूव नहीं कर रही तो ये डिस्फेजिया होगा। ठीक है, तो डिस्फेजिया और ये एसोफेजियल वेब है, ये प्रॉब्लम है असल में। और इसे चिलोसिस भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी फूड इधर जमा होती जाएगी और बैड ब्रेथ भी आएगी। तो अगर आप देखें किसी पर्सन में तीन चीजें उसने बताई हुई हैं, डाई, मरने वाला हो जाएगा ये, डाई, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आई से, और ई से इसोफेजियल वेब। तो ये प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो ये एक मिडिल एज पर्सन होता है। ठीक है, डिस्फेजिया पेनलेस इंटरमिटेंट डिस्फेजिया होता है,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और पोस्ट क्रिकॉइड एसोफेगस वेब होता है। तो एसोफेजियल वेब, ठीक है, डिस्फेजिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तीन चीजें अगर, इसे कहते हैं प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। और मैनेजमेंट क्या है कि आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप आयरन दे दें, ठीक है। और जो डायलेशन ऑफ द वेब, और इस ये जो वेब है इसको इसका इसको किस तरह प्रॉपरली मैनेज करें, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपका है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। उसके बाद है आपका बैरेट एसोफेगस। अच्छा, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म का मैं एक और टेबल जो आपके लिए, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म जो होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि अनकोऑर्डिनेटेड सिमुलेटेनियसली पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है एसोफेगस की, ये प्रॉब्लम होता है। सिम्टम क्या होते हैं? इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होती है और डिस्फेजिया होता है, दो चीजें, चेस्ट पेन एंड डिस्फेजिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। डायग्नोसिस क्या करते हैं? मैनोमेट्री करते हैं, जिसमें आपको इंटरमीडिएट पेरिस्टालसिस मल्टीपल कंट्रैक्शन मिलती हैं, और बेरियम स्वेलो करने पे आपको कॉक्स 2 पैटर्न मिलता है। जो ट्रीटमेंट है वो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने होते हैं, अगर वो ना हो तो आप नाइट्रेट्स दे सकते हैं। तो ये आपने डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म की कहानी है। और ये जो एक्लेजिया के टेबल आपको मैं एक वो भी दिखा दूं, ये एक्लेजिया वाला पर्सन था, क्रोनिक डिस्फेजिया होता है, सॉलिड एंड लिक्विड को एकदम होता है, और इसमें रीगर्जिटेशन भी होती है और वेट लॉस होता है। मैनोमेट्री में आपको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर रेज मिलता है, बेरियम स्फेरो करवाने पे ब्लड बी का पेनिस मिलती है, अपर एंडोस्कोपी करते हैं उसकी मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, और लेप्टोस्कोपिक मायोटमी इसका या निमोटिक डायलिटेशन, आप अगर मायोटमी नहीं कर सकते तो निमोनिक डायलिटेशन कर दें, या बार्टोलिन में टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है आपके पास। ये एक सिनेरियो है, अ 30 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ द चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों को डिस्फेजिया हो गया जी, चेस्ट पेन और सॉलिड एंड लिक्विड। प्रोग्रेसिवली वंस इन द पास्ट ईयर, बहुत अरसे से चल रहा है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम रीकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, और साथ उसे रीकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का डिस्फेजिया इकट्ठा हो गया पर, और ये प्रोग्रेसिव है, 5 मंथ से हो रहा है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो बताएं जी डायग्नोसिस क्या होगा? चेस्ट पेन के साथ स्वेलिंग और कलेजिया, क्या ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्लेजिया, वाह जी वाह, आप तो डॉक्टर बन गए हैं। तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग लिक्विड सॉलिड को हुई है, प्रोग्रेसिव है, और रीकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि एस्पिरेशन निमोनिया हो रहा है। वाह जी वाह, रफाकत गुज्जर ने बता दी है, अब तो जी, अब तो सबको समझ आ चुकी है। अच्छा, तो उसके बाद है एसोफेजिस